वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर हम साइंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो। और आज आपका 23 जनवरी में यूपी टेट का पेपर हो गया है। चाहे आपका पेपर 1 था, चाहे आपका पेपर 2 था। तो जिन बच्चों का पेपर 2 था और जिन्होंने साइंस एज ए सब्जेक्ट लिया था और वो इस चैनल से जुड़े हुए थे, तो मैं 100% समझती हूँ वो 23+ क्वेश्चन जो है वो सही कर कर आए ही होंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको थ्योरी से देखने को मिले होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिले होंगे अपने एग्जाम में। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर मैंने बार बार बोला था कि बच्चा देखकर ज़रूर जाना है। 2 क्लासेज में मैंने सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराए थे साइंस के। 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 नहीं कहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस ईयर के उतरे हुए आए हैं। तो मैं समझती हूँ आपका पेपर साइंस का जो है आज यूपी टेट में बहुत ही बढ़िया होगा। मेरे पास ये सेट डी है जिससे हम मैच करेंगे कि आपके आंसर क्या रहे हैं और आप अपने वेरीफाई यहाँ से आंसर कर सकते हैं। सेट डी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो हमें पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट बताना है कौन सा नहीं है। तो बहुत ही सिंपल था, हमने सी टेट में भी बहुत बार पढ़ा है और यूपी टेट में भी आपको मैंने थ्योरी सेक्शन में दिया था कि जो कोक होता है वो कोयले का बाय प्रोडक्ट है, कोल का बाय प्रोडक्ट है, ना कि पेट्रोलियम का। बाकी पेट्रोल, स्नेहल तेल और पैराफिन जो वैक्स होती है वो सारे के सारे पेट्रोलियम के अवयव हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, एक धातु अम्ल है जो अम्लों के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन को जो है वो मुक्त नहीं करता, बट व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो वो काले रंग का एक यौगिक बनाता है। तो वो कौन है? तो वो यहाँ पर सीधा सा आपका कॉपर है। सीयू यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की क्लास 9 से क्वेश्चन आया है और मुझे लगता है केमिस्ट्री की जब हमने थ्योरी करी थी वहाँ मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपको समझाए थे। निम्न में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। देखिए इन तीनों के केस में वैल्यू 1 से कम आएगी। इसी के केस में ये जो 4 है, मीथेन है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पता है आपको कैसे करते हैं। हम एवरगैड्रो नंबर लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। वो चारों के लिए सेम हो जाएगा। एवरगैड्रो की मल्टीप्लाई किससे होगी? जो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हमको मास दिया है वो चारों के लिए ऊपर हम मास लिखते हैं, वो 16 दिया है क्वेश्चन में। नीचे हम इनका क्या लिखते हैं? मोलर मास। मीथेन का मोलर मास क्या हो जाएगा? कैसे निकालते हैं हम मोलर मास? कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12, तो एक ही एटम दिया है। हाइड्रोजन के यहाँ पर मीथेन में 4 एटम है और एक एटम का मास 1 होता है और 4 का कितना हो जाएगा? 4। तो नीचे भी यहाँ पर कितना आ जाना है मोलर मास? 16। 16 से 16 कट हो जाएगा तो ये 1 रहेगा मल्टीप्लाई में। तो हम ये कह सकते हैं जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन है इसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे, जितना एवोगैड्रो नंबर है। बाकी सारे ऑप्शन में जब आप एवोगैड्रो निकालेंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन उनके मोलर मास से, तो वो हमेशा 1 से कम होंगे। और जब वो 1 से कम होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कम आएगी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि जो नाइट्रोजन होगा उसका जो मास है वो कितना होता है? एटॉमिक मास 14 होता है और यहाँ पर 2 एटम की बात होती है, तो 14 + 14 हो जाएगा 28। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका 1 से कम बैठने वाला है। और ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन वाला भी 1 से कम बैठेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी 1 से कम बैठेगा, क्योंकि वहाँ पर वो डिवाइड हो रहे हैं, वो अपॉन में आ रहे हैं और वो 1 से कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मीथेन वाला है ये एग्जैक्टली 1 आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। यहीं पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एटम जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में किसके द्वारा विभेदित किया जाता है, किसके द्वारा डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो सीधा सा आंसर होगा आपका, इससे रिलेट करते हुए आंसर पहले भी एग्जाम में आया है, तो थोड़ा सा बच्चा वहाँ पर तुक्का भी लगा सकते थे। टॉलेंस जो आपका अभिकर्मक होता है वो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इस तरह का रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, सेम ऐसा ही प्रीवियस ईयर में आया, आई थिंक 2019 वाले में ही ये आपका क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखते ही आप ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये पहले भी आया है और तब भी मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 बताया था। तो इसको देखकर आप टिक कर सकते थे। अभी फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ऐसा यूनिट हमको बताना था हीट का, सिंपल सा है, ये भी प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। जूल जो है वो आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा हीट का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, यदि प्रेशर, फोर्स और एरिया
दाब, बल और क्षेत्रफल प्रदर्शित किया जाते हैं तो हम उनको कैसे बोलेंगे? सिंपल सा हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखिए यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, तो सीधा सा आंसर बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी क्योंकि ये आपकी अदिश राशि होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा गया, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाता है तो इसका फोर्स बताना है। तो यहाँ पर न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम यूज करके निकालेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है? 10 से 25, तो कितने का चेंज आया मोमेंटम में? पहले 10 यूनिट था, बाद में 25 यूनिट हो गया 5 सेकंड में, तो चेंज हमको देखने को मिला यहाँ 15 यूनिट का, वो भी कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा 5 इंटू 3, मतलब 5 की डिवाइड करेंगे 15 से तो वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जाना है, फोर्स जो होगी यहाँ पर, वर्किंग फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 3 यूनिट की होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा गया, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रंग का उपयोग होता है क्योंकि ये जो आपका माइका होता है इसको यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्हीं के बर्तन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ताकि खाना अच्छे से बने, बट ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है, ऊष्मा के सुचालक और विद्युत के कुचालक। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड है, बिल्कुल जिन्होंने प्रीवियस ईयर वीडियो देखी उनको बिल्कुल फ़ायदा मिला होगा। एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, वो आपका 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में था, प्राकृतिक रबड़ का एकलक मोनोमर हमको यहाँ पर बताना था नेचुरल रबड़ का, तो वो आपका सीधा सा क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लग सकता है आपको हाई लेवल क्वेश्चन था। सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक कौन सा होगा? एल्केन हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा मीन्स एंड पेंटेन जो है वो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, थोड़ा सा लेवल 10 से ऊपर चला गया। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम 10th में भी पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, तो वो हो जाएगा आपका 4n+2। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी यहाँ पर सही होगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं अपने आंसर कि आप यहाँ पर ये लगा कर आए हैं या नहीं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू द डिस्कवरी ऑफ, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ये। रदरफोर्ड के अल्फा कण जो परिकरण प्रकीर्ण था उसका परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया? तो वो यहाँ पर सीधा सा न्यूक्लियस था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यूक्लियस इन द एटम, परमाणु में जो नाभिक था वो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग के थ्रू डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने थ्योरी में पढ़े थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सीधा सा हो जाएगा एयर। एयर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन में हमको पता होता है कि ऑक्सीजन कितनी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो उनका एक कंपोजिशन है, चाहे आपका आर्गन हो, तो वो फिक्स कंपोजिशन की जब बात होती है तो वहाँ पर वो होमोजीनियस होते हैं। बाकी जेली, स्मोक, मिल्क, इनमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, तो ये आपके हेट्रोजीनियस हैं, लेकिन एयर यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन था, साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशन एंड 20 रेयरफेक्शन इन 10 मीटर लेंथ, द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज, तो यहाँ पर जो वेव लेंथ हो जाएगी वो क्या होने वाली है आपकी, कितना डिस्टेंस आपका कितनी फ्रिक्वेंसी में हुआ, कितने कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन में हुआ। तो यहाँ पर 20 कंप्रेशन 20 रेयर फ्रैक्शन है, मतलब एक पूरा जो हो रहा है वो पूरा 20 ही काउंट होगा, कुल मिलाकर 20 ही काउंट होगा। और यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है वो ऑप्शन में सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो पहले हमको वेवलेंथ निकालने के लिए यहाँ पर इसको मीटर से सेंटीमीटर में करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। और टोटल हम यहाँ पर जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है वो एक ही इक्वल काउंट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, 2 5 जा 10, मतलब 50 जो है वो यहाँ पर सेंटीमीटर आपका आंसर होने वाला है वेवलेंथ ऑफ वेव। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर अभी सही होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 जो आपका एग्जाम में पूछा गया। यदि पानी और कांच के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो हमको दिए हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2। इसको हमको किससे बताना है, विद रेस्पेक्ट टू वाटर बताना है, और वो होगा 4/3। यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, वो आपका 4/3 है। तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, मतलब 9/8। यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया, घरेलू वायरिंग में जो अर्थ वायर होता है उसका रंग कैसा होता है। बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। उसका जो कलर होता है वो आपका ग्रीन होता है। फिर ये भी प्रीवियस ईयर में से रिपीट करा गया है, किरचॉफ का करंट लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पहले भी पूछा गया था, सेम उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उसको पूछ लिया है डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1101। तो यहाँ पर 1248 के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, ये 1, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 8 + 4 + 1 दैट इज 13। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो हमको बताना है ऑक्सीजन का सोर्स क्या है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो सीधी सी बात है वो आपका वाटर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाना है आपका जल, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया एग्जाम में, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल इज। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो वो क्या होता है, वो आपका हेपेरिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो लेगरहेंस की दीपिकाएं होती हैं वे किस में पाई जाती हैं, तो वो आपके पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही सिंपल है, ये हमने पहले किया है। मैं समझती हूँ वो जो 200 क्वेश्चन कराए थे ना कि लास्ट टाइम में ज़रूर देखा जाए एज ए प्रैक्टिस सेशन, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, उसमें शायद ये क्वेश्चन था। तो जो होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं, मुझे पूरा याद आ रहा है, ये मैंने पढ़ाया है कि एंजाइम्स क्या है केमिकली, तो वो आपके प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 जो था कि कौन सा अम्ल विटामिन बी होता है, ये मुझे लगता है थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं, तो ये आपका एज अ विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। रेशम पालन को क्या कहा जाता है, सिल्क की फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 क्वेश्चन, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर। जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो वो आपके यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो वो हो जाएगा आपका फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद द अनदर बोन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विविपोरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर इन। तो ये आपके मैंग्रोव स्पीसीज में देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो मैंग्रोव स्पीसीज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी राइजोफोरा। ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है आपका राइजोफोरा। तो इस तरह से ये हमने पूरे क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा आपका एग्जाम रहा, कितने क्वेश्चन आपको मिले और कैसा आपको इस चैनल से लगा जब आप इस चैनल से जुड़े, और किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ क्या चैनल से आपको वाकई में हेल्प हुई या नहीं हुई। और आप आगे भी फर्दर बच्चों को शेयर करें ताकि जब आगे यूपीटेट या सीटेट हो तो बच्चों को हेल्प हो। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि यहाँ पर तैयारी कराई जाती है साइंस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें।